अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे रेटिनोब्लास्टोमा की। व्हाट इज़ अ रेटिनोब्लास्टोमा? इट इज़ योर कॉन्जेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर विच अराइजेस फ्रॉम योर प्रिमिटिव रेटिनल सेल्स, जो कि रेटिनोब्लास्ट कहते हैं, ऑफ द सेंसरी रेटिना। मोस्ट कॉमन ये देखा गया एंड सबसे कॉमन ये होता है विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। यूजली आफ्टर द 3 years इट इज़ वेरी रेयर। तो रेटिनोब्लास्टोमा का हमें पता होना चाहिए एंड ये है कि ये हेरिटेबल भी होता है, नॉन हेरिटेबल भी होता है। हमने पैथोलॉजी में इसको बेसिकली पढ़ा था इन डिटेल, तो मैं ज़्यादा इसकी पैथोलॉजी वाली डिटेल में नहीं जाऊँगा। और जो आई से रिलेटेड चीज़ें वो मैं बताऊँगा कि यही देखा गया कि कौन पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है। कॉन्जेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अराइजेस फ्रॉम योर रेटिनोब्लास्ट ऑफ द सेंसरी रेटिना। हेरिटेबल का ये मतलब है कि या तो जर्म लाइन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी रेटिनोब्लास्ट जीन की, जो आरबी जीन है, या तो उसकी जर्म लाइन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी जिसमें हमारे पास फैमिली हिस्ट्री भी प्रेजेंट होगी। एंड ये देखा जाएगा कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है and it has and that individual has basically a high risk to develop any other secondary malignancies, accounts for 40% of the cases। and ये देखा गया है कि जो इसकी वो होती है प्रेजेंटेशन होती है 15% ऑफ द टाइम यूनिलैटरल होता है और 85% ऑफ द टाइम बायलैटरल होता है, यानी बोथ आइज को अफेक्ट कर होते हैं। नॉन हेरिटेबल इसका मतलब ये है कि स्पोरेडिक होता है। वही जो हमने नट्सन्स टू हिट हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ी थी कि बेसिकली इसमें एक एलील अफेक्टेड हुई होती है आरबी की, लेकिन आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि ड्यू टू स्पोरेडिक म्यूटेशन दोनों फिर एलील्स जब वो हो जाती हैं, म्यूटेट हो जाती हैं, दैन रेटिनोब्लास्टोमा के कहते हैं वो होता है हमारे पास प्रेजेंट करता है। इसमें भी वही है 15% बायलैटरल, 85% यूनिलैटरल है। पैथोलॉजी में बस इसका ज़्यादा पैथोलॉजी का ये पता होना चाहिए कि हिस्टोपैथोलॉजिकली इसके कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। जब वेल डिफरेंशिएटेड होगा तो वी नो कि उसमें जो उसकी अपीयरेंस होगी वो बिल्कुल रेटिनल फोटो रिसेप्टर्स की तरह होगी। वेरियस जब वो अनडिफरेंशिएटेड होगा तो जो उसकी अपीयरेंस होगी दैट वुड बी लाइक हाईली पैक्ड सेल्स विद हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। जो ग्रोथ पैटर्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सोफिटिक ग्रोथ और एंडोफिटिक ग्रोथ। एक्सोफिटिक ग्रोथ सबसे कॉमन होता है कि बेसिकली जो जब ये ग्रो कर रहा होता है सो इट ग्रोज टूवर्ड्स सब रेटिनल स्पेस, यानी बिहाइंड द रेटिना या बीनीथ द रेटिना ये ग्रो करता है। एंड एज अ रिजल्ट ये करता क्या, रेटिना को डिटैच कर देता है। वेरस एंडोफिटिक ग्रोथ में क्या होता है कि इट प्रोट्रूड्स फ्रॉम द रेटिना इनटू योर विट्रस कैविटी। उसमें क्या करेगा, उसमें रेटिना को डिटैच नहीं करता। स्प्रेड एंड मेटास्टेसिस का आगे पढ़ेंगे। इसका यूजली देखा गया कि इसका जो स्प्रेड होता है टू डिस्टेंट जगहों पे, यूजली अराउंड द ग्लोब इसका स्प्रेड होता है थ्रू ऑप्टिक नर्व। और जो इसका मेटास्टेसिस होता है वो इसका यूजली बोन्स के लेवल पे या लिवर के लेवल पे देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। उन 4 स्टेजेस को सही से याद रखना होगा। सबसे पहली स्टेज जिसको हम कहते हैं क्वीसेंट स्टेज के साइलेंट स्टेज होती है। इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 6 months to 1 year। इसमें मेन चीज़ हमें क्या मिलती है, ल्यूकोकोरिया मिलता है, जो कि वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमको मिलती है जिसकी उन्होंने आगे तस्वीर दिखाई है, ये ल्यूकोकोरिया मिल रहा होता है, ये प्यूपिलरी वाइट रिफ्लेक्स हमको मिल रहा होता है। इसके अलावा स्क्विंट मिलता है हमको, जो कि कन्वर्जेंट इन टाइप मिलता है, कन्वर्जेंट इन टाइप होता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट मिलता है। विजन डिक्रीज होता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी में डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ग्रोथ पैटर्न था, अगर तो एंडोफिटिक ग्रोथ हो रही होगी तो उसमें हमको पेल पिंक या वाइट से मैसेज मिलते हैं विद योर न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर। अगर एक्स यूके हमने पढ़ा था कि जो एंडोफिटिक है वो कहाँ कर रहा है, वो हमारे पास विट्रस कैविटी में प्रोट्रूड कर रहा है। वेरस जो एक्सोफिटिक है, एक्सोफिटिक वाली में क्या होगा, एक तो उसमें क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है तो हमको एक्सोडेटिव रेटिना की डिटैचमेंट मिलेगी विद इन द सब रेटिनल स्पेस जहाँ पे उसकी ग्रोथ हो रही थी। एंड साथ में हमको मल्टी लोब्यूलेटेड वाइट मैसेज मिलते हैं। और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हमको जिस तरह का भी ट्यूमर हो, जिस तरह का भी उसका वो हो रहा हो, ग्रोथ पैटर्न हो, हमको कैल्शियम के डिपोजिशन मिलते हैं या तो ऑन द सर्फेस ऑफ ट्यूमर जहाँ पे वो वाइट पर्ली होते हैं, या हमको ये कैल्शियम डिपोजिशन मिलते हैं विद इन द ट्यूमर मैस जिधर ये चौकी वाइट इन कलर होते हैं। तो ये 2 कलर्स याद रखने होंगे डिपेंडिंग अपॉन कैल्शियम के डिपोजिशन किधर प्रेजेंट है। इफ ऑन द सर्फेस ऑफ ट्यूमर देयर वाइट पर्ली, इफ विद इन द ट्यूमर मैस दे अपीयर एज चौकी वाइट। तो ये थी पहली स्टेज जो कि थी क्विसेंट स्टेज। अब अगर किसी ने इस क्विसेंट स्टेज में ट्रीट नहीं कराया देन उस इंडिविजुअल में क्या होता है, फिर सेकंड स्टेज आ जाती है विच इज़ नोन एज इन्फ्लेमेटरी और ग्लोकोमेटर स्टेज। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास सूडो हाइपोपायोन की फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन। साथ में पेनफुल रेड आई हो जाती है ड्यू टू सेकेंडरी ग्लोकोमा। एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे अब ग्लोकोमेटस वाली फॉर्मेशन हो रही होंगी। तीसरी स्टेज क्या होती है जो कि सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है, मतलब ख़तरनाक इस तरह के वो प्रेजेंटेशन के वक्त बड़ी स्केरी सी लगती है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन स्टेज होती है। जो ट्यूमर होता है इट हैज़ इनलार्ज्ड इटसेल्फ एंड एक्सटेंडेड आउटसाइड द आईबॉल टू योर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स एंड द ऑर्बिटल टिश्यूज विच रिजल्ट इन मार्क प्रोप्टोसिस, जो कि उन्होंने ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये दोनों जो स्टेजेस हैं, ये स्टेज 3 दिखाई हुई, कि देख सकते हैं कितना मार्केटली प्रोप्टोसिस नज़र आ रहा है। ये अपर आईलिड है, इसको हम देख सकते हैं, ये सारी अपर आईलिड है, पूरी बल्ज आउट हुई हुई है आईबॉल। दिस इज़ मार्क प्रोप्टोसिस। ये हमको थर्ड स्टेज में मिलता है विच वॉज एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन स्टेज। एंड जो लास्ट स्टेज है वो वही कि मेटास्टेसिस हो जाता है। वो मेटास्टेसिस किस तरह होता है,
इस तरह होता है कि जो डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है इट ऑकर्स अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, लिम्फेटिक के थ्रू पेरियोरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ज़्यादातर लिवर में और डिफरेंट ऑर्गन्स में और बोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। डायग्नोसिस इसके थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन और थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। हम जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो हम अंडर जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं क्योंकि यूजली यही बच्चों में ही देखा जाता है। तो प्यूपल को फुली डायलेट करके हम करते हैं टोनोमेट्री करते हैं टू चेक फॉर ग्लोकोमा, मेजरमेंट करते हैं कॉर्नियल डायमीटर की, एंटीरियर चैम्बर की एग्जामिनेशन करते हैं विद हैंड हेल्ड स्लिट लैम्प, और हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं विद स्क्लेरन इंडेंटेशन, और उसमें हमको वही कैल्शियम की फाइंडिंग मिलती है विच आर फर्दर कन्फर्म ऑन योर क्या कहते हैं ऑन योर इमेजिंग वाली जितनी टेक्निक्स थी। तो डायग्नोसिस के लिए ये 4 याद रखनी है, टोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर, एंटीरियर चैम्बर एग्जामिनेशन एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन में यही होता है कि वो जो हमको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की फाइंडिंग मिल रही होती है कैल्शियम की डिपॉजिट्स की, उसको हम बेसिकली कंफर्म कराते हैं कि किन किन इमेजिंग टेक्निक्स हम कंफर्म कर सकते हैं। या तो हम प्लेन एक्सरे यूज़ कर सकते हैं ऑर्बिट का विच वुड शो कैल्सिफिकेशन, या हम क्या करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी ए एंड बी स्कैन दोनों करा सकते हैं, जिससे अगेन कैल्सिफिकेशन पता चलेगी और साइज़ ऑफ ट्यूमर पता चलेगा जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। सिटी स्कैन करा सकते हैं जिससे अगेन वही कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करेंगे, एंड वी वुड ऑल्सो डिटेक्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये इन्होंने सिटी की फिगर दिखाई हुई है। एंड लास्टली हम MRI भी करा सकते हैं जिसमें अगेन वही कि ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट पता चलती है और एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन पता चलती है। एंड आजकल कंपेयर टू सिटी स्कैन MRI को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। उसके अलावा सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या आ जाती है, बोन मैरो की बायोप्सी कि अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस ना हो गया, और लंबर पंक्चर हम करा सकते हैं। इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोस है जो कि हर हाल में याद होना चाहिए वो ये है कि कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट से ये वो करते हैं ड्यू टू ल्यूकोकोरिया, ड्यू टू दिस वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो कि हमको कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट में भी मिलता है। इसका मेन DD यही है कि रेटिनोब्लास्टोमा का जो DD है वो है कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, जो कि याद रखना होगा। अब जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट या तो ये वाली चीज़ पढ़ सकते हैं या इसका ये कि जो पीछे टेबल दिया हुआ है इस टेबल को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लें जो भी आसान लगे। मैंने बेसिकली ये टेक्स्ट पढ़ लिया था कि बेसिकली हम ट्रीटमेंट किस तरह कराते हैं। एक तो होती है ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी। ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी कब होती है, जब वो जो ट्यूमर हो दैट इज़ बेसिकली इन्वॉल्विंग लेस देन हाफ ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व इज़ नॉट इन्वॉल्व। तो हम कौन कौन सी थेरेपीज़ पे जा सकते हैं, कीमोथेरेपी करा सकते हैं कि ट्यूमर का साइज़ को हम रिड्यूस कर दें, फिर इवेंचुअली लेज़र के थ्रू उसको वो करा दें, रिमूव कर दें। कीमोथेरेपी में हम कौन कौन सी एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इंट्रावीनस कार्बोप्लेटिन, एटोपोसाइड, विंसेंक्रिस्टीन, ये हम 3 to 6 साइकिल्स में देते हैं। ये क्या कहते हैं, कुछ वो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी करा सकते हैं, फोटो कोगुलेशन करा सकते हैं और क्रायोथेरेपी करा सकते हैं। अब ये जो दोनों फोटो कोगुलेशन और क्रायोथेरेपी होती है बोथ आर डन फॉर स्मॉल ट्यूमर्स। बस डिफरेंस ये है कि इफ़ द ट्यूमर इज़ लोकेटेड पोस्टीरियर टू द इक्वेटर तो हम फोटो कोगुलेशन करेंगे, और क्रायोथेरेपी तब करेंगे जब जो स्मॉल ट्यूमर हो दैट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू योर इक्वेटर। उसके अलावा ब्रैकीथेरेपी एंड लास्टली एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी हम करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये देखा गया कि जो रेटिनोब्लास्टोमास वाले ट्यूमर होते हैं वो रेडिएशंस के लिए सेंसिटिव होते हैं, पर द जो है रेडिएशन थेरेपी इट इज़ यूजली अवॉइडेड ड्यू टू ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस। सेकंड जो स्टेप इन्होंने दिया हुआ है ट्रीटमेंट का वो है ई न्यूक्लिएशन। ये इन्होंने ई न्यूक्लिएशन की फिगर भी दिखाई हुई। ई न्यूक्लिएशन क्या होता है कि बेसिकली हम उस पूरी आई बॉल को रिमूव कर देते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हम कब कराते हैं, ई न्यूक्लिएशन हम तब कराते हैं जब जो ट्यूमर हो उसने मोर देन हाफ ऑफ रेटिना इन्वॉल्व कर दिया हो। अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, यहाँ पे हमको ग्लोकोमा भी प्रेजेंट मिले और विट्रस हेमरेज भी प्रेजेंट मिले, तो तब हम ई न्यूक्लिएशन कराते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर तो वो पीछे वाला टेबल ना याद हो, ट्रीटमेंट के लिए ये जो सारी थेरेपीज़ बताएंगी इनके नाम लिख देने कि कीमोथेरेपी, ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी, फोटोकोगुलेशन, क्रायोथेरेपी, ब्रांकीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, और अलग से ये लिख लेना कि ई न्यूक्लिएशन भी हम करते हैं टू ट्रीट रेटिनोब्लास्टोमा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू रेटिनोब्लास्टोमा। इट वाज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप इसकी समझ में आ गया हो। थैंक यू।